हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, इनोवेशन इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो भारत 5वें स्थान पे है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनोवेशन इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 5वें स्थान पे है। टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है आपका चाइना, सेकेंड पे है यूएसए अमेरिका, थर्ड पे है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चौथे पे है जापान और 5वें पे है इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूजीसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की है। तो यूजीसी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका अस्मिता परियोजना है कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के सहयोग से। और इसका एम क्या है, टू डेवलप 22,000 इंडियन लैंग्वेज बुक इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप 22,000 इंडियन लैंग्वेजेज बुक इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अस्मिता स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कीर्ति पहल जो हाल ही में खबरों में थी किस मंत्रालय की पहल है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खेल मंत्रालय। कीर्ति पहल जो हाल ही में खबरों में थी किस मंत्रालय की पहल है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए, खेल मंत्रालय। और कीर्ति का मतलब क्या हुआ, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। कीर्ति स्टैंड्स फॉर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। और इसका एम क्या है, जो आपका कीर्ति प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, टू रिवोल्यूशनाइज इंडियाज अप्रोच टू डिस्कवरिंग एंड नर्चरिंग स्पोर्ट्स टैलेंट एट द ग्रास रूट लेवल। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू रिवोल्यूशनाइज India's approach to discovering and nurturing sports talent at the grassroots level। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कीर्ति स्टैंड्स फॉर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। और इसका एम क्या है, टू रिवोल्यूशनाइज इंडियाज अप्रोच टू डिस्कवरिंग एंड नर्चरिंग स्पोर्ट्स टैलेंट एट द ग्रास रूट लेवल। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया विमान चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने की अनुमति दे दी है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया विमान चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने की अनुमति दे दी है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले मध्य प्रदेश की सरकार जो प्लेन यूज करती थी उसका नाम क्या था, B200 GT VT MPQ प्लेन, ठीक है। फिर ये आपका क्रैश हो गया था एट ग्वालियर एयरपोर्ट 2021 में, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया जेट प्लेन लिया है जिसका नाम है चैलेंजर 3500 जेट प्लेन। इसके अलावा द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव ए प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो की पॉइंट क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, शॉर्ट में से बोलते हैं नेवा, NEVA स्टैंड्स फॉर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा भाग बिहार के किस जिले में शुरू हो गया है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बन रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, ये आपका कहाँ बन रहा है, पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कौन से स्टाइल में है, नागर स्टाइल। ये भी आपको याद रखना है, नागर स्टाइल। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा,
ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2025 के एंड तक। और कितना कॉस्ट लग रहा है 500 करोड़। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविस जल डमरू मध्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। डेविस स्ट्रेट, डेविस जल डमरू मध्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ए न्यू माइक्रो कॉन्टिनेंट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चपेया परियोजना किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? तो नासा के ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका चपेया प्रोजेक्ट है CHAPA, इसका मतलब क्या हुआ? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। CHAPA स्टैंड फॉर क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। और इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा? तो जो मार्स पे जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, ठीक वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? जो चपेया प्रोजेक्ट है, तो जो मार्स पे जो एटमॉस्फेयर होता है वैसा ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा, मतलब मार्स सिमुलेशन क्रिएट किया जाएगा। और वहाँ पे जो क्रू मेंबर होंगे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आपका है चपेया प्रोजेक्ट, चपेया परियोजना, नासा का है। चपेया स्टैंड फॉर CHAPA स्टैंड फॉर क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। अच्छा, इसको बनाया, इसको तैयार कैसे किया जाएगा? हाउ वाज द मार्स सिमुलेशन क्रिएटेड? तो एक 3D प्रिंटेड एयरलॉक्ड हैबिटेट तैयार किया जाएगा 1700 स्क्वायर फीट में। ठीक है, किया गया है। A 3D printed airlocked habitat of 1700 स्क्वायर फीट was created। और ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो जापान के सहयोग से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जापान की कौन सी कंपनी है? JIT यामासी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा MBC चेंज क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका। हाल ही में खबरों में रहा MBC चेंज क्या है? तो 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका लॉन्च कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, ये याद रखना है। और इसके अलावा जो MBC चेंज है ये ट्रैवल कर सकता है अबाउट 300 नॉटिकल माइल्स एंड ऑपरेट फॉर 16 आवर्स बिफोर नीडिंग टू रिफ्यूल। और इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस और मैनेज किया गया है स्विच मैरीटाइम के द्वारा। और जो वेसल कंस्ट्रक्ट हुआ है एट बेसिक एंड याच इन अल्मेडा कैलिफोर्निया में और ऑल अमेरिकन मरीन इन बेलिंघम वाशिंगटन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2014 में इंटरनेशंस के एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि बजट पर रहने वाले प्रवासियों के लिए कौन सा देश सबसे अच्छी जगह है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि कौन सा देश लीस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है। तो उसमें टॉप 10 में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है आपका वियतनाम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं टॉप 10 में कौन कौन है। द फॉलोइंग लिस्ट रिवील्स द वर्ल्ड्स टॉप 10 लिस्ट। देखो की पॉइंट है यहाँ पे, लिस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज फॉर एक्सपैट इन 2024। तो टॉप पे है इसमें वियतनाम पहले स्थान पे है। वियतनाम आपका पहले स्थान पे है। सेकंड पे कोलंबिया है। इंडोनेशिया तीसरे पे है। पनामा चौथे पे है। फिलीपींस पाँचवें पे है। और इंडिया की रैंक है 6। ठीक है, इंडिया छठे पोजीशन पे है। इंडिया की रैंक है 6। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया का और पहला रैंक आपको याद रखना है। 7वें पे है मैक्सिको, 8वें पे है थाईलैंड, 9वें पे है ब्राज़ील और 10वें पे है चाइना।
इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे PFI का मतलब क्या हुआ, पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स 2024, ठीक है, इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा अब देखेंगे द टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज फॉर एक्सपैट्स इन 2024। तो अगर सबसे एक्सपेंसिव कंट्री देखा जाए तो आपका रैंक 1 पे है कनाडा, और जब हम लोग लिस्ट एक्सपेंसिव की बात करेंगे तो उस केस में 54, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल देखेंगे एक्सपेंसिव कंट्री। तो पहले पे है कनाडा, दूसरे पे है फिनलैंड, तीसरे पे है UK, चौथे पे है आयरलैंड, पाँचवें पे है नॉर्वे, छठे पे है सिंगापुर, सातवें पे है फिलीपींस, आठवें पे है न्यूजीलैंड, नौवे पे है बहरीन, 10वें पे है तुर्की है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस मंत्रालय के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि ECLGS स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये आपका अनाउंस हुआ था एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज इन 2020 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो कोरोना के समय में MSME थोड़ी दिक्कत में आ गई थी, तो उनको वैसे बिजनेस को सपोर्ट करना, विद द ऑब्जेक्टिव टू हेल्प बिजनेस इंक्लूडिंग MSME to meet their operational liabilities and resume business in view of the distress caused by the COVID-19 crisis, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश को हानि और क्षति लॉस एंड डैमेज फंड के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश को हानि और क्षति लॉस एंड डैमेज निधि के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस को। अच्छा, जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ये आपका सेटअप कब हुआ था? तो ये आपका सेटअप हुआ था जो COP27 हुआ था, COP27 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। कौन से ईयर में? 2022 में। और जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प कंट्रीज दैट आर वीक एंड हैव बीन हिट बाय नेचुरल डिजास्टर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लॉस एंड डैमेज फंड का? टू हेल्प कंट्रीज दैट आर वीक एंड हैव बीन हिट बाय नेचुरल डिजास्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया? तो इसमें हुआ क्या था, एक ऑयल टैंकर है जिसका नाम है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। एक ऑयल टैंकर था MV प्रेस्टीज फाल्कॉन, ठीक है। उस ऑयल टैंकर का नाम क्या है? MV प्रेस्टीज फाल्कॉन, ठीक है, फाल्कन, MV प्रेस्टीज फाल्कन। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये आपका उलट गया था। और जो ये आपका ऑयल टैंकर है जिसका नाम है MV प्रेस्टीज फाल्कन, अच्छा मैं नाम बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है, इसलिए 2 से 3 बार बोल रहा हूँ। ये इस पर कौन से देश का झंडा लगा था? तो कॉमरोस का। कौन से देश का झंडा लगा था? कॉमरोस का। तो ये आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी ने क्या भेजा? इंडियन नेवी ने वारसी भेजा INS तेग, ठीक है, INS तेग। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, INS तेग। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ऑयल टैंकर का नाम MV प्रेस्टीज फाल्कन। कौन से देश का झंडा लगा था? कॉमरोस का। कौन सा इंडियन नेवी का वारशिप गया? INS तेग गया। रेस्क्यू टीम में 9 क्रू मेंबर थे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऑयल टैंकर था, इसमें टोटल 16 मेंबर थे, इंक्लूडिंग 13 इंडियन, 13 भारतीय थे और 3 श्रीलंका के थे, ठीक है। तो शायद अभी 2 नहीं मिले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किन दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च कोस्पार शॉर्ट में बोलते हैं से वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन में सम्मान प्राप्त हुआ? तो कौन से दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्हें प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च कोस्पार से वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन में सम्मान प्राप्त हुआ? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी और अनिल भारद्वाज जी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किन दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च से वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन में सम्मान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी और दूसरे है अनिल भारद्वाज जी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी के बारे में। ये वन ऑफ द सीनियर मोस्ट स्पेस साइंटिस्ट रहे इन इंडिया and a retired professor in the Department of Astronomy and Astrophysics at the Tata Institute of Fundamental Research TIFR। और इन्हें मिला है, इन्होंने रिसीव किया है द हैरी मैसे अवार्ड। ये याद रखना है, जो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी है इन्हें मिला है हैरी मैसे अवार्ड, ठीक है, एट द 45th कोस्पार साइंटिफिक असेंबली में। इसके अलावा जो अनिल भारद्वाज जी है जो कि डायरेक्टर है किसके, अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इन्हें मिला है विक्रम साराभाई मेडल। जो अनिल भारद्वाज जी है इन्हें मिला है विक्रम साराभाई मेडल, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये मेडल है विक्रम साराभाई मेडल, दिस मेडल वाज इंस्टीट्यूटेड ज्वाइंटली बाय कोस्पार एंड द इसरो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों के लिए भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने के लिए तैयार है, जिसे कहा जाता है, तो आपका मानस ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज सेट टू लॉन्च द फर्स्ट एवर नेशनल टोल फ्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जिसका नाम है मानस। और मानस का मतलब क्या हुआ, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक्चुअली हो चुका है, मैं थोड़ा लेक्चर जो है लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो टोल फ्री नंबर है वो कौन सा है, 1933। तो करंट अफेयर में पूछ सकता है कि भारत का पहला जो टोल फ्री नेशनल एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है कौन सा है, तो 1933। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना के लिए 2 उन्नत त्रिपुट श्रेणी के जहाज़ों का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL। अब हम लोग यहाँ से डिटेल में समझेंगे कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। तो अक्टूबर 2016 में भारत और रसिया के बीच समझौता हुआ था 4 फ्रिगेट के लिए, ठीक है, जिसमें 2 आपका बनेगा रसिया में और 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी भारत में बनेगा। तो हाल ही में जो ये समझौता हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है त्रिपुट, ठीक है, त्रिपुट बनाया है और इसे लॉन्च किया है, ठीक है, इसे लॉन्च किया है। तो 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को बनाना है, तो एक बना दिया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट और इसे लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा इस शिप को लॉन्च किसने किया, रीता श्रीधरन ने, ठीक है, किसने लॉन्च किया, रीता श्रीधरन ने। नाम क्या है शिप का, द शिप हैज बीन नेम्ड त्रिपुट, ठीक है, त्रिपुट। आइए आप इसे जैसे ही प्रोनाउंस करो, त्रिपुट। इसके अलावा जो रसिया में 2 जहाज बनेगा वो कौन सा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक है आपका तुसेल, एक है तुसेल जो कि रेडी है और ये कब तक आ जाएगा, तो इस साल के 2024 के सितंबर में आपका आ जाएगा। और जो दूसरा शिप है जिसका नाम है तमल, ये आपका जो आपका दूसरा शिप है जिसका नाम है तमल, ये कब तक आएगा, फरवरी 2025 तक। तो जो मैं रेड में मेंशन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है, तो राजस्थान। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। 2016 से 2024 तक राज्य में, यानी राजस्थान की बात हो रही है, अब तक 2329 लोगों को नागरिकता दी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वर्ष जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के अंतर्गत आने वाला उत्तर पूर्व क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये आपका होगा मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इससे पहले असम का जो मेन सिटी है गुवाहाटी, एडजॉइनिंग कैपिटल दिसपुर, त्रिपुरा कैपिटल अगरतला एंड अरुणाचल प्रदेश का जो है नाहरलागुन जो कि कैपिटल सिटी ईटानगर के समीप ही है, ठीक है। और चौथा आपका मिजोरम का आइजोल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू कैसल रोग मामले के बाद हाल ही में किस देश ने पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ब्राजील ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। न्यू कैसल रोग मामले के बाद हाल ही में किस देश ने पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ब्राजील ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का क्या नाम है? तो अभी नाम चेंज हुआ है। दरबार हॉल का नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एक तो दरबार हॉल का नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रखा गया है अशोक मंडप। दरबार हॉल का नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रखा गया है अशोक मंडप। और इससे पहले जो मुगल गार्डन था इसको रीनेम करके क्या किया गया था? अमृत उद्यान, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।